अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट फेलियर है। इसकी सिर्फ हम बेसिक्स आज देखेंगे। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन पे आएँ तो जब हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच हार्ट इज़ अनएबल टू fill properly or pump blood properly. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट फेलियर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि या तो हार्ट प्रॉपर्ली फिल नहीं कर पा रहा ब्लड से, या हार्ट जो ब्लड है रिसीव कर रहा है लंग से वो आगे पंप नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा। अब कॉजेज़ जब हम देखते हैं तो कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं और कुछ लेस कॉमन कॉजेज़ हैं। कॉमन कॉजेज़ में आपके पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ टॉप ऑफ द लाइन है, उसके बाद हाइपरटेंशन, वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ेस एंड लास्ट वन कार्डियोमायोपैथीज़। लेस कॉमन में आपके पास प्रेगनेंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म, मायोकार्डाइटिस जिसमें मोस्ट नोटोरियस जो वायरस है जो मायोकार्डाइटिस कॉज करता है वो है कॉक्सैकी वायरस। उसके अलावा अल्कोहल, बाकी इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ेस जिसमें एमाइलोइडोसिस आ जाता है, सार्कोइडोसिस आ जाता है, फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड होता है जिसमें आपके पास ड्रग्स डॉक्सूरुबसिन और डैनरूबसिन वगैरह आ जाती हैं। फिर चागास डिजीज़ आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट या कॉमन और लेस कॉमन कॉजेज़ ऑफ हार्ट फेलियर आ जाए। अब जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हम फर्दर क्या देखेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है हार्ट फेलियर की, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पैथोजेनेसिस क्या है कि जब भी हार्ट फेलियर होता है due to some reason, it could be ischemic heart disease, it could be valvular heart disease, it could be hypertension or any other causes, तो हार्ट जाता है, हार्ट में प्रेशर ओवरलोड होता है। अब प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड कैसे होता है, ये आपके पास लेफ्ट हार्ट है और ये आपके पास राइट हार्ट है। यहाँ पे लंग्स है। आपको पता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड ने आना है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आपके पास लंग्स में जाना है वेंट्रिकल के थ्रू, और देन आपके पास आना है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, एंड देन आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड ने चले जाना है। अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि इसको ब्लड को प्रॉपर्ली पंप करके आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फेंकना, लेकिन जब लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड पीछे एट्रिया में पूल अप होगा, एट्रिया में पूल अप होगा ब्लड तो पीछे लंग्स में पूल अप होगा, जब लंग्स में पूल अप होगा ब्लड तो पल्मनरी कैपिलरी से फ्लूइड लीक होके एडीमा कॉज करेगा, पल्मनरी एडीमा कॉज करेगा। अब
पल्मनरी एडिमा जब कॉज करेगा तो एज अ रिज़ल्ट पीछे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में प्रेशर ओवरलोड होगा। एज अ रिज़ल्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। जब सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके पास पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो कैपिलरीज हैं वहाँ से फ्लूइड लीक आउट होके क्या करेगा, एडिमा कॉज करेगा। ठीक है, तो ये एक पैथोजेनेसिस है कि किस तरह वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड होता है। तो क्या होता है कि आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड होता है। एज अ रिज़ल्ट जब वॉल्यूम या प्रेशर ओवरलोड होता है तो मायोकार्डियल वॉल्स पे, या आपके पास हार्ट है तो मायोकार्डियल वॉल्स पे स्ट्रेच बढ़ता है। जब ये स्ट्रेच बढ़ता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम्स होती है टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स। इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम्स, इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम्स होगा एंड एज अ रिज़ल्ट आपके पास न्यू प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगी। एंड सबसे फर्स्ट या सबसे पहला चेंज आपके पास क्या आएगा, वो आएगा कि आपके पास मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी। तो फर्स्ट चेंज आपके पास क्या आ गया कि प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड हुआ। एज अ रिज़ल्ट जीन प्रोग्राम्स इंडक्ट हुए, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस हुई और मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो गई। तो ये था आपके पास फर्स्ट चेंज। देन ये वाला जो चेंज है नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब जब मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी और मज़ीद परसिस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड होता रहेगा तो सिमिलरली इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम्स होगी एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू बट एबनॉर्मल प्रोटीन्स होगी। जब सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स होंगी और जाके मायोकार्डियम में इन्होंने अपना काम करना शुरू करना है, तो नॉर्मली मायोकार्डियल सेल्स या मायोकार्डियल प्रोटीन्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है प्रॉपरली, बट ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी और एज अ रिज़ल्ट उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पुअर होगी। जब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पुअर होगी तो एज अ रिज़ल्ट जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रॉपरली नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाएगा तो हाइपोपरफ्यूजन होगी। हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड प्रॉपरली आगे तक नहीं जा पा रहा। और सबसे पहला ऑर्गन जो हाइपोपरफ्यूजन को माइंड करता है वो है आपके पास किडनीज। अब जब किडनीज को हाइपोपरफ्यूजन होगी तो आपके पास क्या एक्टिवेट हो जाएगा, मशहूर ज़माना रास। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब एबनॉर्मल मायोकार्डियल प्रोटीन्स आई, पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हुई, हाइपोपरफ्यूजन हुई जिसको किडनीज ने माइंड किया। एज अ रिज़ल्ट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब क्या हुआ कि जब हाइपोपरफ्यूजन हुई तो किडनीज ने रिलीज़ किया रेनिन को। रेनिन ने आगे जाके एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। और जब ये
पल्मनरी कैपिलरीज से गुजरेगा, ये अक्सर एमसीक्यूज आते होते हैं, जब ये पल्मनरी कैपिलरी से गुजरेगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब सारी की सारी जो मस्ती है, या आप कह लें कि जो आगे कबाड़ा करना है, वो इस एंजियोटेंसिन 2 ने करना है। अब एंजियोटेंसिन 2 के काम क्या हैं? इसके मेनली 3 फंक्शंस हैं। एंजियोटेंसिन 2 के 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे इसने जाना है और क्या करना है, एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना है। एल्डोस्टेरॉन जब प्रोड्यूस होगा तो उसने क्या करना है, सोडियम और वाटर रिटेंशन करनी है। ठीक है, नंबर 1 जो मसला आ गया वो सोडियम वाटर रिटेंशन, इसकी वजह से हो गया और पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में जाएगा। पहले तो हमने प्रेशर ओवरलोड पढ़ा, अब वॉल्यूम ओवरलोड पढ़ा। सेकंड आपके पास एंजियोटेंसिन 2 ने पहले तो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स में, एड्रीनल कॉर्टेक्स में उसने एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ कराया, एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम वाटर रिटेंशन करवाई, और बाद में ये जाएगा सेकंड हाइपोथैलेमस के पास। जब एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो उधर थर्स्ट सेंटर में जाके थर्स्ट इंक्रीज़ करेगा और एज अ रिज़ल्ट मज़ीद वाटर रिटेंशन होना शुरू होगी। ठीक है, और थर्ड या लास्ट ये हाइपोथैलेमस में जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एज अ रिज़ल्ट जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वीनस रिटर्न टू हार्ट इंक्रीज़ होगा और पेशेंट फर्दर वॉल्यूम ओवरलोड में चला जाएगा। तो इस तरह मेनली ये आपके पास पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरह पेशेंट वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड में जाता है। ठीक है जी, अब दो चीज़ें हैं हार्ट फेलियर को हम जब डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अब जब भी एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट आएगा तो नॉर्मली क्या सिम्टम्स आएंगे, उसके लिए हम वापस ऊपर जो हमने पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी समझी थी, जो डायग्राम ड्रॉ की थी, उसकी तरफ जाते हैं। तो जब भी प्रेशर ओवरलोड हो रहा है तो क्या हो रहा है, पल्मनरी कंजेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एलवी या लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर्ली ब्लड आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं फेंक पा रहा, जिसकी वजह से एलए में प्रेशर बढ़ रहा है एंड इवेंचुअली लंग्स में प्रेशर बढ़ रहा है। एज अ रिज़ल्ट फ्लूइड लीक आउट होगा और पल्मनरी एडिमा कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हार्ट फेलियर के केस में एसोसिएटेड होती है विद ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या चीज़ होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन लाइंग डाउन, लाइंग फ्लैट। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद PND, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये क्या होता है कि रात को अक्सर सोए सोए मरीज़ कहता है कि मेरे एकदम से सांस बंद हो गया और मैं सांस बंद होने की वजह से उठ गया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक है, अब एक्यूट हार्ट फेलियर के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें आपके पास ST एलिवेशन MI आ गया, नॉन ST एलिवेशन MI के साथ भी
आ सकता है पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर में, फिर एरिथमियास के साथ आ सकता है, फिर पुअर कंप्लाइंस के साथ आ सकता है टू मेडिकेशंस, ठीक है। फिर डाइटरी हैबिट्स की वजह से आ सकता है, जिसमें आपके पास ऐसी डाइट पेशेंट खा रहा है जिसके अंदर सोडियम और वाटर ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने बेसिकली पढ़ लिया एक्यूट हार्ट फेलियर और सारा कुछ। नेक्स्ट जो हमने देखनी है चीज़ वो है कि हम इसको क्लिनिकली कैसे देखेंगे। क्लिनिकली देखने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम असेस हार्ट फेलियर को असेस करने के लिए ज़रूरी है वो है प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे आप क्या देखेंगे कि आप जब लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें रेल्स आएंगी या क्रेपिटेशंस आएंगी that are fine in nature, fine crepitations, okay। then आपके पास jugular venous pulse जो है वो raised मिलेगी, and last आपके पास edema मिलेगा, peripheral edema, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन करेंगे via स्टेथोस्कोप तो आपके पास हार्ट की ऑस्कल्टेशन या प्रिकॉर्डियल ऑस्कल्टेशन पे S3 गैलप आएगा। S3 गैलप जो है ये क्या होता है, ये वॉल्यूम ओवरलोड को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और नॉर्मली ये चिल्ड्रन में और फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट उनमें S3 गैलप आपको नॉर्मली मिलता है, लेकिन अगर अदर देन दैट मिल रहा है तो दैट कुड बी हार्ट फेलियर। अब उसके अलावा जब हम इन्वेस्टिगेशंस पे आएंगे तो हम एक्सरे में क्या देखेंगे, चेस्ट एक्सरे में क्या देखेंगे। चेस्ट एक्सरे जब हम करवाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या मिलेगा, ABCDE। एक्सरे में हमें सबसे पहले एल्वियोलर एडिमा मिलेगा, फिर कर्ली बी लाइंस मिलेंगी जो कि इंटरस्टिशियल एडिमा को शो करती हैं, फिर हमें C से कार्डियोमेगैली मतलब हार्ट शेडो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा, फिर डायलेटेड अपर लोब वेसल्स मिलेंगी और लास्ट इफ्यूजन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास चेस्ट एक्सरे इन हार्ट फेलियर की फाइंडिंग्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ECG करवाएंगे। ECG नॉर्मली इतनी हेल्पफुल नहीं है हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए, बट हम उससे एक ये हिंट ले सकते हैं कि उसमें ECG में क्यू वेव्स तो नहीं प्रेजेंट, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स जो कि सिग्निफाई करती हैं प्रायर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, ठीक है। या कोई एरिथमियास तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लेवल्स करवा सकते हैं। ये क्या है, BNP जो है ये एक प्रोटीन्स हैं, ये तब रिलीज़ होती हैं। ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड क्या चीज़ है, ये प्रोटीन्स हैं जो रिलीज़ होती हैं जब वेंट्रिकल्स पे स्ट्रेच बढ़ता है तो ये प्रोटीन्स रिलीज़ होती हैं। अब ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर हार्ट फेलियर, ठीक है जी। और इसको हम एज अ
फैक्टर असेस कर सकते हैं टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है जी। अब ये करती क्या है, बीएनपी का काम क्या होता है, ये तब रिलीज़ होती है जब प्रेशर या वॉल्यूम ओवरलोड होता है, और इट ट्राई टू सप्रेस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगी। अगर बीएनपी आएगा, बीएनपी रास को सप्रेस करेगा एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि रास ने सोडियम वाटर रिटेंशन करवानी होती है, तो बीएनपी आके इसको सप्रेस करेगा और एज अ रिज़ल्ट सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगी और डायूरेसिस होगी। ठीक है जी। लास्ट जो चीज़ हम देख सकते हैं फॉर diagnosis of heart failure is echocardiography. Echocardiography is a kind of ultrasound of heart. उसमें हम हार्ट के फंक्शंस देख सकते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, हार्ट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। एज अ रिज़ल्ट हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट फेलियर की मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।